500 और 2000 के नोट लेकर के नेपाल नहीं जाना है, क्योंकि वहाँ पे 500 और 2000 के नोट आपके नहीं चलते हैं। हमारे महामनीषी स्वामी जी, महाराज जी नमो। ये भंसार है आपका, जो भी हमने बॉर्डर पे बनवाया, और नीचे ऊपर घर बनेगा आपका वीरगंज भंसार कार्यालय। यहाँ पे भंसार बनेगा आपको। तो ये हमारी ट्रिप का पहला ब्रेक है, क्योंकि हरिद्वार से हम जब निकले तो हमें लगा कि हमने सारा सामान रख लिया, लेकिन हम एक अटैची अपनी हरिद्वार में ही भूल गए, जिसकी वजह से हमें बीच में ब्रेक लेना पड़ा। और अभी फ़िलहाल हम यूपी 22 बेस्ट ढाबा रामपुर में हैं, और ये बहुत ही अच्छा ढाबा है। मैं एक बार आपको इसे दिखाता हूँ। और ये अब शेख जी हमारी अटैची लेकर के हरिद्वार से 5 बजे के चले हुए हैं, और 11:05 पे आ गए हैं रामपुर अटैची लेने के लिए। और अभिषेक भाई क्या हाल है? मैं कह रहा था हाँ, अभी आता सीधे कौन से रूट से जाओगे? एक बार तो देखने में लगा कि गोरखपुर में समुद्र है। भाई ये समुद्र कहाँ से आ गया गोरखपुर में? आज 7 तारीख है और टाइम हो रहा है 12:50 दिन के, और अभी फ़िलहाल हम एक ढाबे पे रुके हुए हैं। ढाबे पर अभी खाना खाएंगे, उसके बाद हम नेपाल की तरफ निकलेंगे और हम वीरगंज जाएंगे सबसे पहले। वहाँ पे बॉर्डर पे हमारे महामनीषी स्वामी निरंजन स्वामी जी मिलेंगे, वो हमारा भंसार बनवाएंगे। बेसिकली भंसार जो भारत में परमिट के नाम से होता है, उसे नेपाल में भंसार बोलते हैं। तो रात में हम यहाँ गोरखपुर में स्टे किए, और क्योंकि कल की जर्नी लगभग 650 किलोमीटर की हुई थी हमारी, और जो कि रामपुर यूपी वेज 22 ढाबा से स्टार्ट करी थी, उसके नज़दीक से स्टार्ट करी थी। तो नाइट स्टे हमने गोरखपुर में किया। और एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि अगर आप प्लान बना रहे हैं गोरखपुर में रुकने का, फिर अगली सुबह नेपाल जाने के लिए, तो गोरखपुर में जैसे ही आप एंट्री करते हैं तो आप सिटी के अंदर चले जाइए और होटल ले लीजिए वहाँ पे। क्योंकि हमने जो कल गलती करी, लगभग 1.5 से 2 घंटे लग गए हमको होटल ढूंढने के लिए, कि हमने सोचा कि नेपाल वाले लाइन में ही चलते हैं, हाईवे पे ही, और वहीं रास्ते में कहीं रुक जाएंगे।
लेकिन जैसे हमने टोल क्रॉस किया गोरखपुर कुशीनगर हाईवे का और नीचे की तरफ आए तो सारे लाइन से वहाँ पे सारे यो होटल थे। यो होटल आप समझ रहे होंगे, यो होटल थे। तो काफ़ी अंदर हमें दोबारा से वापस आना पड़ा गोरखपुर में सिटी में, और उसके बाद जा कर के हमें एक शिवोय होटल मिला। बहुत अच्छा होटल था। और सबसे ख़ास बात यह है, जो पीछे गाड़ी देख रहे हैं ना आप, कल बहुत धूल हो गई थी, बहुत गंदी थी। रहने के साथ साथ में उन्होंने हमारी गाड़ी भी साफ़ करके दी है। हम जब बाहर सुबह निकले इसमें सामान रख रहे थे तो देखा गाड़ी पूरी तरीके से साफ़ है। तो अभी फटाफट भोजन करके और आगे की तरफ चलते हैं, फिर आपको आगे दिखाता हूँ कि नेपाल में भंसार कैसे बनता है, और सिम लेंगे और परमिट कागज़ में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। हमारे स्वामी जी वहाँ मिलने वाले हैं। तो चलिए अब सीधे मैं आपको मिलूँगा बॉर्डर पे। और नेपाल में जैसे ही आप एंट्री करेंगे इस वाले गेट से, इस तरीके से आपको रोका जाएगा और आपके डॉक्यूमेंट्स चेक होंगे। यहाँ पे लाइन लगी हुई है। तब हम भंसार के लिए आ चुके हैं। सारे कागज़ फ़ोटोकॉपी करा लिए, और यहाँ जब भी आप आएंगे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ज़रूर साथ में लेकर के आना है, क्योंकि इस फ़ोटोकॉपी के साथ साथ में आपकी हार्ड कॉपी भी चेक होगी। तो आइए चलिए देखते हैं आगे भंसार कैसे बनता है, और फिर मैं आगे की प्रोसेस बताता हूँ आपको। यहाँ पे भंसार बनेगा आपका, वीरगंज भंसार कार्यालय। यहाँ पे भंसार बनेगा आपको, उसके बाद आप आगे ही एंट्री कर पाएंगे। ये हाथ से गए हमारे मामनी सी स्वामी जी। महाराज जी नमो नारायण, नमो नारायण। और हमारे महाराज जी स्वागत करते हुए हमारे साथ में। जैसे आपने ढाबा पार किया होगा, उसके बाद लग रहा होगा कि हम आ गए। मुझे पता लग रहा है कि आ गया। गोरखपुर तक चमचमाता है। हाँ जी, गोरखपुर तक उसके बाद यहाँ मजदूर पैदा करते हैं।
और मैं क्या घुसा के किसी गाँव के अंदर, मैं क्या वही आता आदिवासी गाँव में घुस गया, आपको खुला निकलने वाले थी। तो हमारा तो क्षेत्र है, मतलब सब पहले सब पता, हम तो आओ 60 तक क्या हमको गोरखपुर पहुँचने में यहाँ 4 घंटा लगता है, उधर में 3 घंटे में आए। गाड़ी नहीं होता नदी पार करने। अब ये 50 लाख की गाड़ी है क्रेटा यहाँ। ये भंसार है आपका, जो भी हमने बॉर्डर पे बनवाया। और ये जो ऊपर वाली दिख रही है ये रसीद है पैसे देने की, और नीचे वाला ये परमिट है। जितने दिन आपको रहना है उतने दिन के हिसाब से ये बनवाना पड़ता है। और हम तो 7 दिन यहाँ पर रुकने वाले हैं, तो 7 दिन के हिसाब से 500 रुपये पर डे, यानी 3500 नेपाली करेंसी। और इंडिया में इसका आप अपने हिसाब से कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ के जो अपने इंडिया भारत का 1 रुपये है, वो नेपाल में 1 रुपये 60 पैसे है। तो इस हिसाब से आप देख लीजिए खुद ही कि 3500 रुपये में इंडियन करेंसी का कितना होता है। कुछ नेपाली रुपए हमने चेंज कराए हैं अपने इंडियन रुपीज़ से, तो मैं आपको एक एक करके उनको नोट दिखा देता हूँ कैसी है। ये 500 रुपये की नोट है, इस पर लिखा हुआ है रुपया 500। ये 100 रुपये का नोट है नेपाली, 100 रुपये का रुपया 100। उसके बाद ये है 50 का नोट, रुपया 50। उसके बाद आ जाते हैं ये 10 रुपये का नोट है, रुपया 10। फिर 20 रुपये का नोट है, रुपया 20। उसके बाद ये 5 रुपये का नोट है, रुपया 5, तुरंत पाइने 6। तो कुछ नेपाली करेंसी है जो हमने यहाँ से चेंज कराई है, कुछ चेंज कराई है हमने, क्योंकि यहाँ पे किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो इंडियन रुपीज़ और नेपाल की रुपीज़ में, इसलिए हमने इसको कन्वर्ट करवाया है। तो अभी हम अपनी गाड़ी को पार्किंग में लेकर के जा रहे हैं, क्योंकि कूड़ा गाड़ी निकलनी है यहाँ से। महामहिम श्री निरंजन स्वामी जी की गाड़ी सामने ही। और यहाँ एलेक्सा वर्क नहीं करती इस गाड़ी की। अब मैं आपको सारी डिटेल बता देता हूँ कि अगर आप नेपाल के लिए जा रहे हैं, उत्तराखंड, दिल्ली या कहीं से भी, तो बॉर्डर पे आपको मेनली अपना वोटर आईडी कार्ड या पासपोर्ट कैरी करना होगा, क्योंकि यही 2 आईडी वहाँ पे वैलिड है। आधार कार्ड आपका किसी काम का नहीं वहाँ पे। और शायद अगर आपको सिम लेनी है तो शायद सिम में चलता है वहाँ पे आधार कार्ड, लेकिन आईडी के लिए आपका वो यूज़ नहीं होगा। तो आप पासपोर्ट या वोटर आईडी कार्ड दोनों में से एक चीज़ ले जा सकते हैं अपने साथ में। दोनों में से कोई भी एक होगी तो आपकी एंट्री हो जाएगी वहाँ पे। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि आपको 500 और 2000 के नोट ले करके नेपाल नहीं जाना है, क्योंकि वहाँ पे 500 और 2000 के नोट आपके नहीं चलते हैं। तो आप छोटे छोटे नोट ले जाइए, 10, 20, 50, 100, 200 लिमिट है। 200 की मतलब 200 से ऊपर बड़ा नोट मत ले जाइए, नहीं तो आपको परेशानी हो सकती है, क्योंकि वहाँ पे 500 और 2000 के नोट नहीं चलेंगे। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये है कि आप जाएँ तो वहाँ पे करेंसी एक्सचेंज ज़रूर करा लें, क्योंकि लैंग्वेज में फ़र्क है तो आप बेवकूफ़ बन सकते हैं वहाँ पे। तो आप करेंसी एक्सचेंज करा लेंगे तो अगर 100 मांगते हैं 100 दीजिए, 150 मांगते हैं 150 दीजिए नेपाली रुपीज़ में। और बार्गेनिंग ज़रूर करिए, हर चीज़ में बार्गेनिंग करिए, क्योंकि वो आपकी शक्ल देख करके पहचान जानते हैं कि बाहर का ही है। और भंसार की बात करें तो आप ड्राइविंग लाइसेंस, गाड़ी की आरसी, इनकी फ़ोटोकॉपी करा लें। और हार्ड कॉपी ज़रूर अपने साथ में रखें, क्योंकि वो वहाँ पे ओरिजिनल देख करके ही आपको भंसार देते हैं। और भंसार परमिट होता है एक,
नेपाल में एंट्री करने का कि आप कितने दिन यहाँ पे रहेंगे, किस डेट को आए हैं और किस डेट को जाएंगे, तो वो सारी डिटेल देनी पड़ती है उनको एक बार। तो इंडियन रुपीस के हिसाब से बात करें तो 350 रुपये पर डे की कॉस्ट आती है वहाँ पे। तो हम 7 दिन रुके, लगभग 3500 नेपाली रुपए लगे वहाँ पे हमारे। और सबसे बड़ी बात है कि अगर आप अपनी गाड़ी से जा रहे हैं तो वहाँ के रूल ज़रूर, ट्रैफिक रूल ज़रूर समझ लें कि कैसे जाना है। नियम बहुत सख्त है वहाँ पे, बहुत अच्छी ट्रैफिक व्यवस्था है वहाँ की। आप जैसे ही रक्सौल में एंट्री करेंगे आपको लग जाएगा कि हाँ, हम अभी बिहार में हैं, भारत में हैं। जो ट्रैफिक, उल्टी सीधी गाड़ियाँ चलाना, बीच सड़क पे कोई जलेबी बना रहा है, कोई टायर पंक्चर लगा रहा है। लेकिन जैसे ही आप नेपाल में एंट्री करेंगे आपको लगेगा कि हाँ, किसी देश में ट्रैफिक व्यवस्था बहुत अच्छी है। एक नियम है उनका कि अगर आप सड़क पे जा रहे हैं तो आप 4 पहिए की गाड़ी सड़क पे नहीं खड़ी कर सकते, आप पार्किंग में खड़ी करिए या किसी ऐसी जगह पार्क करिए जो सड़क से हट के हो वो जगह। और बाइक वगैरह से हैं तो बाइक वगैरह के लिए लेफ़्ट में पीली पट्टी बनी हुई होती है, उस पीली पट्टी पे आप अपनी गाड़ी पार्किंग के लिए छोड़ सकते हैं। तो ये रही आज की कुछ बेसिक डिटेल। अगर आपको कुछ और भी जानना है, कुछ समझ बात नहीं आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में करें और इंस्टाग्राम पे भी आएँ। और सभी को प्यार भरा नमस्कार, जय श्री राधे, हर हर महादेव।